दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, वैसे तो हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो पोस्ट होती है खास तौर से अभिकर्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, लेकिन आज की यह जो वीडियो है यह वीडियो न केवल हमारे अभिकर्ता साथियों के लिए बल्कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी यह वीडियो काफी उपयोगी सिद्ध होने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको आप इस बात से समझ सकते हैं। जब आप बैंक में फिक्स करने के लिए जाते हैं या फिर बैंक में RD खोलते हैं तो आपको जब मैच्योरिटी उसकी मिलती है तो उस मैच्योरिटी में से कुछ पैसे कट जाते हैं। अब आपके दिमाग में निश्चित रूप से यह सवाल उठता होगा कि भाई हमारी जो इनकम है यह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमारे पैसे से यह पैसा क्यों काटा जाता है, यानी यह जो टैक्स कटता है यह क्यों कटता है। और भी बहुत सारी छोटी बड़ी जानकारियां हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि हम यह चाहें कि हमारा यह जो पैसा कटता है यह पैसा न कटे तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या यह पैसा हमें वापस भी मिल सकता है। तो यह जो भी छोटी बड़ी जानकारियां हैं इस वीडियो में हम इन सभी चीजों पर बारीकी से चर्चा करेंगे। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे जो भी जानकारी मैं देने जा रहा हूं आज तक जो TDS का रूल रहा है उसके आधार पर मैं दे रहा हूं। आने वाले समय में यदि कुछ दिनों के बाद यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि जो अमाउंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं इसमें कुछ परिवर्तन हुआ हो, क्योंकि हर साल बजट में जब कोई नया रूल आता है और टैक्स का जो स्लैब है यदि उसमें कुछ बेनिफिट या कुछ भार बढ़ता है तो उसका असर आपकी यह जो जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है उस पर जरूर पड़ेगी। तो यदि आप इस वीडियो को भविष्य में देख रहे हैं तो फिर इसका कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने मूल विषय पर। तो दोस्तों देखिए, होता क्या है कि जब हम बैंक में फिक्स करने के लिए जाते हैं और बैंक से जब पैसे हमको वापस मिलते हैं तो वह जो पैसा होता है खास तौर से उसमें जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है उस इंटरेस्ट को हमारी एक अतिरिक्त इनकम मानी जाती है। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता कि हमारा जो पैसा मिल रहा है हमारा जो मूलधन है क्या उस पर भी टैक्स लगता है या सिर्फ इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है या मूलधन और इंटरेस्ट दोनों को जोड़कर पूरे पैसे पर टैक्स लगता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब हम बैंक में पैसे फिक्स करते हैं या फिर बैंक में सेविंग अकाउंट कोई खोलते हैं उस पर जो ब्याज मिलता है उस ब्याज को हमारी एक इनकम मानी जाती है। अब चूंकि यदि यह एक इनकम है तो निश्चित रूप से यह टैक्स के दायरे में आती है और उस पर टैक्स लगता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि ठीक है, वह हमारी इनकम तो मानी जाती है और हमारी जो मूल इनकम है यानी जो हम साल में कमाते हैं अलग अलग स्रोतों से कमाते हैं, यदि वह इनकम टैक्सेबल नहीं है, जैसे मान लीजिए फिलहाल में अगर आपकी कमाई 2.5 लाख रुपए तक हो रही है तो 2.5 लाख रुपए से कम इनकम वाले लोगों पर टैक्स नहीं लगता। तो अब प्रश्न यह उठता है कि भाई जब हमारी इनकम पर टैक्स लगता ही नहीं है और बैंक से जो पैसे मिल रहे हैं उन पैसों को जोड़ देने के बाद भी 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो पा रहा है, फिर भी हमारे पैसे से टैक्स कैसे काट लिया जाता है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमको समझना होगा। दोस्तों देखिए, होता क्या है, यदि आप बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं और सेविंग अकाउंट से जो आपको सालाना ब्याज मिलता है यदि 10,000 रुपए से ज्यादा होता है तो फिर उस पर TDS काट लिया जाता है। यदि आपने अपना पैन कार्ड लगाया है तब तो 10% कटेगा और यदि आपने अपने बैंक अकाउंट में अपना पैन कार्ड नहीं सबमिट किया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में 20% TDS काटा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपने बैंकों में फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, बैंक भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसी फिक्स डिपॉजिट जैसी स्कीम में अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और वहां पर आपको उस फिक्स डिपॉजिट से 40,000 रुपए या उससे ज्यादा मिलते हैं तो उस अमाउंट पर भी TDS काटा जाता है। और यह जो TDS अमाउंट है यह TDS अमाउंट भी 10% का ही होता है। अब दोस्तों एक बहुत छोटा सा प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकता है और प्रश्न यह है कि जैसे मान लीजिए हम कोई फिक्स करते हैं या फिर कोई सेविंग अकाउंट खोलते हैं और सपोज दैट कि हमने 5 साल का अकाउंट ओपन किया हुआ है, 5 साल हम उसको वेट करते हैं और 5 साल के बाद हम विड्रॉ करने जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमने वह जो फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है 5 साल के बाद जब वह फिक्स डिपॉजिट पूरी होती है तो उस पर सपोज दैट कि हमको 1,20,000 रुपए का भुगतान मिलने वाला है। अब यह जो 1,20,000 रुपए है इस पर TDS कटेगा या नहीं कटेगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि यह जो TDS काटा जाता है आपकी सालाना इंटरेस्ट पर काटा जाता है। यानी कि आपने किसी वित्तीय वर्ष में फिक्स डिपॉजिट किया, जिस डेट में किया उस वित्तीय वर्ष के समाप्ति के अंदर यदि आपको 40,000 रुपए का इंटरेस्ट आपके उस FD में जुड़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में TDS काटा जाएगा। सेविंग अकाउंट में भी सेम कंडीशन है, यदि उसमें 10,000 रुपए से ज्यादा होता है तब TDS कटेगा, अदरवाइज फिर आपकी वह जो इंटरेस्ट होगी
होगी वह इंटरेस्ट आपकी टीडीएस फ्री होगी, यानी उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न यह उठता है कि यह जो टीडीएस हमारा कटा हुआ है, क्या यह टीडीएस किसी भी तरह से हमको मिल सकता है? तो दोस्तों इसके लिए हमको समझना होगा कि क्या हमारी इनकम वास्तव में टैक्स के दायरे में आती है या नहीं आती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तब आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी। अब जैसे मान लीजिए आपने बैंक में कोई एफडी किया हुआ है और उस एफडी से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एफडी से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वह आपकी इनकम है। अब आपकी जो मूल इनकम है, यानी जो आप साल में जितना कमाते हैं उसमें जो इसका इंटरेस्ट रेट है, यानी जो आपकी इंटरेस्ट आपको मिल रही है, उस इंटरेस्ट को जोड़ देने के बाद यदि वह इनकम टैक्सेबल हो जाती है तो आपका जितना भी टैक्स कटा होगा वह टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा। इसको और अगर साधारण तरीके से समझा जाए तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है 2,30,000 रुपए है, ठीक है, और उस साल में सपोज दैट कि आपको जो आपकी बैंक की एफडी है उसे सपोज दैट कि 30,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। 2,30,000 रुपए आपकी मूल इनकम है और 30,000 रुपए ही आपको मिला किसी से, बैंक की जो एफडी है उसके इंटरेस्ट रेट से, उसका जो इंटरेस्ट मिला है उससे। तो अब अगर आपकी इनकम अगर कैलकुलेट की जाएगी तो ऐसी कंडीशन में आपकी इनकम हो जाती है 2,60,000 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए आपकी जो मूल इनकम है उससे ज्यादा है टैक्सेबल अमाउंट में, यानी कि इस 10,000 रुपए पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि यदि आपके बैंक इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा अगर होते हैं तब उस समय आपको टीडीएस कटेगा, लेकिन अभी क्या मैं बोल रहा हूँ कि आपकी इनकम 2,30,000 रुपए थी और आपको मात्र 30,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो 2,30,000 और 30,000 जोड़ दिए तो हो गया 2,60,000 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। बैंक भले टीडीएस काटे या न काटे, लेकिन इस 10,000 रुपए पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। अब चलिए एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो सालाना इनकम है वो होती है 1,80,000 रुपए और आपने बैंक में जो एफडी किया हुआ है, मतलब फिक्स डिपॉजिट आपने जो किया हुआ है, उस वित्तीय वर्ष में आपको उस बैंक की एफडी से सपोज दैट कि 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1,80,000 में यदि आप 50,000 जोड़ दीजिए तो रिजल्ट आता है 2,30,000 रुपए, यानी कि ऐसी कंडीशन में हम यदि इस चीज पर अनुमान लगाएं कि भाई देखो 1,80,000 रुपए हमारी इनकम और 50,000 रुपए ही हमको इंटरेस्ट मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो टैक्स है वो नहीं कटना चाहिए। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन अब बैंक का रूल क्या है? बैंक का रूल यह कहता है कि आपका जो इंटरेस्ट है जैसे ही 40 रुपए से बढ़ेगा, जितना पैसा बढ़ा होगा 10% हम उससे टीडीएस काट लेंगे, और वह भी उस कंडीशन में जबकि आपका पैन कार्ड बैंक में जमा होगा। यदि आपका पैन कार्ड नहीं जमा है तो 20% कटेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि बैंक की एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वह 40,000 से जितना भी ज्यादा होगा उस पर टीडीएस जरूर कटेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा टीडीएस कट चुका है तो क्या हम उस टीडीएस को पा सकते हैं, यानी हमको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। देखिए होता क्या है कि हमको हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम प्रूफ देना पड़ता है कि हम कितना कमा रहे हैं, यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएं। तो इसके लिए आप आईटीआर फाइल करते हैं और जब आप आईटीआर फाइल करते हैं उस आईटीआर में आपके जिस भी सोर्स से जितना टीडीएस कटा हुआ है उसको भी आप शो करते हैं। अब यदि आपकी इनकम टैक्सेबल है तो वह जो भी अमाउंट टीडीएस कटा हुआ है जितने भी सोर्स से कटा हो, ऐसा नहीं है कि मैं फिक्स डिपॉजिट की ही बात कर रहा हूँ, जितने भी सोर्स से अगर आपके कहीं भी टीडीएस कटे हुए हैं तो उन सभी टीडीएस को अगर आप अपने आईटीआर में सम्मिलित करते हैं, दिखाते हैं, और उन सभी चीजों को ऐड करने के बाद भी अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो वह जितने भी पैसे टैक्सेबल नहीं होंगे वह पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा और वह प्रश्न यह है कि चलिए ठीक है भाई, हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए नहीं है, यानी हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, फिर भी हमारा टीडीएस क्यों कटे? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका भी एक रास्ता होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था की हुई है 2 फॉर्म की, और इन फॉर्मों के नाम है 15G और 15H। यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप 15H वाला जो फॉर्म है इस फॉर्म को भरकर अपने बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में, यानी जहां भी आप फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट खोले हुए हैं वहां पर आप जमा कर सकते हैं। और यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, आपकी उम्र 60 साल या उससे कम है, तो फिर आपके लिए 15G का जो फॉर्म है यह फॉर्म आपके लिए उपयोगी है। यदि वित्तीय वर्ष के शुरुआत में ही आप इस फॉर्म को भरकर अपने बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जहाँ भी आपके खाते चल रहे हैं अगर आप वहां पर जमा कर देते हैं
तो फिर आपका जो टीडीएस कटता है यह टीडीएस कटने से बच जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक चीज मुझसे मिसिंग हुई है, मैं उस चीज को करेक्ट करना चाहता हूँ। देखिए यदि आपकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर है, यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपके लिए जो टीडीएस का दायरा है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, यदि आपका जो इंटरेस्ट है 50,000 या उससे ऊपर होता है तभी आपके एफडी के इंटरेस्ट रेट पर आपका टीडीएस काटा जाएगा। अब दोस्तों वीडियो के आखिरी में मैं कुछ बातें आपको बताना जरूरी समझता हूं और मुझे यकीन है कि यदि आप इन रास्तों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से इसका बेहतर लाभ आपको होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपकी इनकम 2.5 लाख या उससे कम की है तो जैसे ही बैंकों के मार्च की क्लोजिंग हो जाती है, आप फॉर्म संख्या 15G या 15H जो भी आपके लिए सुटेबल है उस फॉर्म को भरकर आपका जो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है या फिर जहां पर भी आप अपने खाते चला रहे हैं वहां पर जरूर जमा कर दें। इसका बेनिफिट यह हो जाएगा कि आपका टीडीएस कटने से बच जाएगा। दूसरा चीज यह है कि बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि हमको पैन कार्ड बैंक में नहीं लगाना चाहिए। यदि आपकी इनकम वास्तव में 2.5 लाख रुपए या उससे कम है तो फिर मेरी राय आपके लिए यह होगी कि आप अपना पैन कार्ड अपने बैंक खाते में जरूर लगा दें, क्योंकि यदि आप अपना पैन कार्ड बैंक खाते में नहीं लगाते हैं तो जो भी आपको ब्याज मिलता है तो यदि वह टीडीएस के दायरे में आता है और सपोज दैट किसी ने अपने बैंक में अपना पैन कार्ड लगाया है तो उसका 10% कटेगा, लेकिन अगर आपने उतना ही पैसा अपने खाते में लगाया है तो आपका 20% कटेगा। तो बेहतर होगा कि आप अपना जो पैन कार्ड है अपने बैंक खाते में जरूर सबमिट कर दें। तीसरी और अहम बात, आपको यह ध्यान देना चाहिए कि पूरे साल आप जहां जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां भी जिस भी मद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यदि वहां से कोई रिटर्न आपको मिल रहा है तो उस रिटर्न पर कितना टीडीएस कट रहा है और उस इनकम का एक हिसाब किताब बनाकर आप अपने पास रखें और इनकम टैक्स के किसी वकील से जरूर मिलें, उनसे बातचीत करें और उनकी सलाह पर एक बेहतर निर्णय लेते हुए प्रति वर्ष अपना आईटीआर दाखिल करें। देखिए इसका कुछ बेहतर लाभ आपको हो जाएगा। सबसे पहला लाभ तो यह होगा कि आपकी जितनी भी इनकम है वह सारी इनकम नंबर 1 इनकम हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट यह होगा कि आपके जितने भी टीडीएस कटे होंगे, यदि आप टैक्स के दायरे में नहीं है तो वह पैसे कटकर आपको मिल जाएंगे। तीसरा बेनिफिट यह होगा कि सपोज दैट अगर कभी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है और कहीं बैंक में अप्लाई करते हैं तो हर बैंक पिछले 3 साल का आईटीआर सर्टिफिकेट मांगती है और यदि आप पहले से अपना आईटीआर जमा कर रहे हैं तो बड़े ही आसानी से आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बैंक भी आपको लोन बड़े आसानी से दे सकती है। अगला एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है, जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ा बीमा लेने के लिए जाते हैं तो यदि आप बड़ा बीमा लेने जाते हैं तो बड़ा बीमा जो है कोई भी बीमा कंपनी बड़ा बीमा ऐसे नहीं दे सकती, वह फिर आपका इनकम प्रूफ मांगती है तो वहां पर भी आपको 3 साल का आईटीआर दाखिल करना पड़ता है। तो यह बहुत सारे छोटे बड़े फायदे हैं जिसका लाभ अगर आप आईटीआर दाखिल करते हैं तो यह आपको मिलता है, तो यह आपको जरूर करना चाहिए। अब आईटीआर दाखिल करने का विपरीत परिवेश में एक बहुत बड़ा लाभ होता है। यदि आप उस लाभ को जानना चाहेंगे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। और दोस्तों यह वीडियो बहुत काफी लंबी होती जा रही है तो इसी जगह मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो है, इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दिया है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यह जो 15H और 15G का फॉर्म है आपको सुविधाजनक तरीके से मिल सके, इसके लिए मैं ऑनलाइन इस फॉर्म को ढूंढ रहा हूं। यदि वह फॉर्म मिल जाता है तो उसका पीडीएफ फाइल बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप बड़े ही आसानी से उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आप हमारे चैनल रितेश एलआईसी एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें। उसका बेनिफिट यह होगा कि हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।